हाय फ्रेंड्स, मैं जहांगीर आलम आज आप लोगों के सामने मैं केमिकल काइनेटिक्स का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। केमिकल काइनेटिक्स जो कि कल हम लोग इस चैप्टर का शुरुआत कर चुके थे। इसमें दो टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स क्या है और केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके थे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं पुनः उन पॉइंटों को दोहरा देना चाहता हूं जो कल हम लोग पढ़ चुके थे। इसमें सबसे पहला पॉइंट है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स है क्या? तो ध्यान से देखिएगा, केमिकल का हिंदी होता है रासायनिक। केमिकल का हिंदी होता है रासायनिक, और काइनेटिक्स का हिंदी होता है, काइनेटिक्स जो है एक ग्रीक शब्द काइनेसिस से मिलकर बना है। क्या? एक काइनेसिस से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है गति। काइनेसिस से काइनेटिक बना है। काइनेटिक का अर्थ होता है, फिजिक्स वाले भाषा में काइनेटिक का अर्थ होता है गति की। यानी कि हम इस अध्याय में उन पहलुओं के बारे में पढ़ेंगे, उनसे संबंधित पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दरों या उनको प्रभावित करने वाले कारकों या उनकी क्रिया विधि की जानकारी देता है। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स है क्या, यानी केमिकल काइनेटिक्स का परिभाषा क्या हो सकता है। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या? तो ये जो रासायनिक बलगतिकी है, आपको फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ना है। फिजिकल केमिस्ट्री में 12th वाली क्लास में फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल 5 चैप्टर पढ़ना है। सबसे पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। मैं सॉलिड स्टेट का रिवीजन लेके आऊँगा आप लोगों के सामने। दूसरा चैप्टर है डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी तनुगुण, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। एक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये चौथा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। यही चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे जिस दौरान लॉकडाउन हो चुका है, जिस कारण हम लोग का क्लास काफ़ी दिनों से स्थगित चल रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने वीडियो बना के डालूं। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है? तो फिजिकल केमिस्ट्री का निकाय है। फिजिकल केमिस्ट्री में इसके अलावा एक और चैप्टर है, उसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। तो ये केमिकल काइनेटिक्स का परिभाषा हुआ कि भौतिक रसायन की एक शाखा, भौतिक रसायन की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रिया के दर तथा उनको प्रभावित करने वाले कारक एवं उनकी क्रिया विधि का अध्ययन करते हैं, उसे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। अब आते हम लोग पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा इसलिए कि लंबा वीडियो बन जाएगा। तो कम समय में ये पढ़ा हुआ टॉपिक है। तो समझिए, रिएक्शन हम कल भी बताए थे आप लोगों की, रिएक्शन जो है 3 रफ्तारों से, 3 वेगों से चल सकती है। एक तो या तो किसी रिएक्शन का रफ्तार बहुत ज़्यादा होगा, यानी स्पीड बहुत ज़्यादा होगा, और किसी रिएक्शन का रफ्तार जो होगा एकदम धीमा होगा, और किसी रिएक्शन का रफ्तार इन दोनों के मध्य होगा, ना तो ज़्यादा अधिक होगा और ना ही ज़्यादा कम होगा। तो जिनका रफ्तार अधिक होगा, यानी कि जिनका रफ्तार अधिक होगा वह कम समय में ही पूर्ण हो जाएंगे। तो वैसी अभिक्रियाओं को हम लोग कहते हैं तीव्रगामी अभिक्रिया। और कुछ अभिक्रियाएं हैं जो स्लो होती हैं, उसको हम लोग स्लो अभिक्रिया कहते हैं, यानी इसमें ज़्यादा लंबा समय लगता है। और एक अभिक्रिया जो है ना तो तेज़ी से होती है और ना धीमी गति से होती है, यानी कि मध्यम वेग से होती है। यानी कि इनका स्पीड जो होता है, इस तरह की जो रिएक्शन होते हैं, इस तरह के रिएक्शनों का जो स्पीड होता है वो मध्यम मतलब कि मिडिल चाल का होता है, यानी दोनों के बीच में होता है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के वेग या अभिक्रिया का दर। तो अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया का दर क्या है? सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया का दर क्या है। तो परिभाषा आप लोग के बोर्ड पे है, लिखा हुआ है कि प्रति एकांक समय में किसी पदार्थ के सांद्रण में परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया का दर या वेग कहा जाता है। कोई भी चीज़ हो तो यानी एक अभिक्रिया होती है, तो दर का मतलब हुआ कि समय से उसका रिलेशन। किसी चीज़ के दर के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो सीधा उसका संबंध होता है उसके रेट से। जैसे मान लीजिए कि अभी
गेहूं का दिन चल रहा है और गेहूं का जो भी होता है क्या बोलते हैं उसको, दौरी। हम लोग अपने भोजपुरी वाले समाज में हम लोग बोलते हैं दौरी। तो दौरी किस हिसाब से, तो प्रति घंटा के हिसाब से, यानी कि घंटा यानी कि समय आया, यानी कि जिसका रिलेशन समय से हो, यानी कि रेट का मतलब, दर का मतलब हुआ कि उसका रिलेशन समय से होना। क्या होना, समय से होना, यानी कि प्रति एकांक समय। जैसे मान लीजिए कि हम चाल चलते हैं, कोई भी चाल चलते हैं, वेग चलते हैं, तो कहते हैं कि हम अपना गाड़ी जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाएं। तो क्या, तो 1 घंटा में 80 किलोमीटर चलाएं, यहाँ फिर घंटा आ गया, यानी कि रिलेशन संबंध से है, तो उसी को ही रेट या वेग या दर कहते हैं, समझे। तो वही हुआ कि प्रति एकांक समय में, प्रति एकांक समय में, प्रति एकांक समय में किसी भी पदार्थ द्वारा। अब रही बात पदार्थ, तो कोई भी अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया में 2 तरह के पदार्थ हो सकते हैं। एक जो अभिक्रिया में भाग लेता है, एक जो अभिक्रिया में भाग लेता है, और एक जो अभिक्रिया के उपरांत बनता है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको प्रतिफल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रतिफल कहते हैं, यानी कि रिएजेंट, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रिएजेंट। रिएजेंट का अगर खंडन किया जाए तो री एजेंट, री यानी कि रिएक्शन, एजेंट यानी कि भाग लेने वाला, पार्टिसिपेट करने वाला, एजेंट मतलब हो एजेंट, ठीक है ना। यानी रिएक्शन में जो एजेंट होता है उसको कहते हैं रिएजेंट, यानी अभिकारक। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वह रिएजेंट कहलाते हैं। तो अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उनको तीर के ये तीर जो होता है इस तरह करते हैं, तो तीर के बाएं साइड होता है। और जो अभिक्रिया के उपरांत बनते हैं, जो अभिक्रिया के उपरांत बनते हैं उसको प्रतिफल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि चीनी है, फिर पानी है, ये दोनों को मिला दिए तो तीसरा एक प्रोडक्ट बनता है जिसको हम लोग कहते हैं शरबत। तो चीनी पानी क्या हुआ, अभिकारक हुआ, क्या हुआ, अभिकारक। और ये जो आपका शरबत बना हुआ क्या हुआ, प्रतिफल हुआ। तो जाहिर सी बात है, अगर इस रिएक्शन को ध्यान से हम लोग देखते हैं तो कोई भी अभिक्रिया जब स्टार्ट होती है तो सबसे पहले उसमें अभिकारक भाग लेता है, यानी स्टार्टिंग अभिकारक से होता है और वह धीरे 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 कम होता जाता है और लास्ट में क्या बनाता है, प्रतिफल बनाता है। यानी अभिकारक घटता है और प्रतिफल बढ़ता है। यानी अभिकारक अगर 100% हो तो उस समय, यानी अभिकारक 100% कब होगा, जो अभिक्रिया में अभी भाग नहीं लिया हो, यानी कि वो अभिक्रिया अभी स्टार्ट नहीं हुई। तो जो अभिकारक में जो अभिकारक होता है, अभिक्रिया में जो अभिकारक भाग लेते हैं वह अगर t बराबर 0 सेकेंड पे, यानी कि समय अभी स्टार्ट नहीं हुआ, उस समय अभिकारक जो होते हैं 100% होते हैं। क्या होते हैं, 100% होते हैं। और उस समय प्रतिफल जिसको बनना है वो अभी कुछ बना नहीं होता है, प्रतिफल क्या होता है, 0 होता है। तो ये जैसे जैसे अभिकारक घटता है वैसे वैसे प्रतिफल बढ़ता है। अभिकारक घटेगा, प्रतिफल बढ़ेगा। अभिकारक क्या, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, प्रतिफल क्या, इसके उपरांत जो बनता है, यानी अभिक्रिया के उपरांत जो बनता है। तो यानी अभिकारक क्या होता है, घटता। तो एक स्पीड से घटता होगा और प्रतिफल उसी स्पीड से बढ़ता होगा। तो जिस स्पीड से ये घटता है उसी स्पीड से ये बढ़ता है, दोनों की रफ्तार समान होती है। इसके घटने का रफ्तार, यानी अभिकारक के घटने का रफ्तार और प्रतिफल के बढ़ने का रफ्तार, ये दोनों क्या होता है, सेम होता है। इसे ही उस अभिक्रिया का हम लोग दर कहते हैं। यानी यहाँ हम लोग पढ़े कि प्रति एकांक समय में किसी भी पदार्थ का अभिकारक या प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन को अभिक्रिया का दर या वेग कहते हैं। अब रही बात परिवर्तन 2 तरह के हो सकते हैं। परिवर्तन एक तो कम हो सकता है और एक अधिक होगा। परिवर्तन घटना भी एक प्रकार का परिवर्तन है। मान लीजिए मेरे पास 100 रुपया था, अभी 10 दिनों बाद 50 रुपया हो गया, इसका मतलब कि परिवर्तन हुआ, कम हुआ। मान लीजिए अभी मेरे पास 100 रुपया था, ओके, 10 दिन के बाद 150 रुपया, वो भी परिवर्तन हुआ, बढ़ा। तो परिवर्तन दोनों एंगल से होता है, घटना भी परिवर्तन है और बढ़ना भी परिवर्तन है। तो कहने का मतलब है कि अभिक्रिया में जो अभिकारक भाग लेते हैं उनमें वह घटता है और प्रतिफल क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो धीरे धीरे अभिकारक घटेगा और प्रतिफल बढ़ेगा एक रफ्तार से, उसी को कहते हैं अभिक्रिया का दर। दोनों का रफ्तार सेम होता है। तो प्रति एकांक समय में क्या, प्रति एकांक समय में किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रति एकांक समय में किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों के सांद्रणों में कमी या प्रतिफल के सांद्रण में वृद्धि को अभिक्रिया का दर या वेग कहते हैं। ठीक है, इसके बाद वाला पॉइंट इसके बाद वाले वीडियो में मैं डालूंगा। थैंक यू।